चलो आज हम नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आपने क्लास 12th से पढ़े हैं। ठीक, और यहाँ पे हम मोस्टली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के जो दो एटम्स होते हैं थ्रू विच इट कैन अटैक, ठीक है, उसकी हम रिजियो सेलेक्टिविटी पे बात करेंगे ज़्यादा। राइट, कौन सा अटैक करेगा, किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, राइट, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। जल्दी से आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ जो हमने पहले पढ़ी है। देखो हम पहले पढ़ते थे दैट 11th क्लास में आपने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड्स वाला, सॉरी 12th में पढ़ा था, BSc में भी पढ़ा है, जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स चैप्टर था। वहाँ पे आपने पढ़ा था, अगर आप वहाँ पे आपने पढ़ा था दैट साइनाइड आपकी जो ये है, राइट, आपकी जो ये साइनाइड है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है और इट एग्जिस्ट, इसके दो फॉर्म्स हैं। देखो एक में तो कार्बन नेगेटिव है, ठीक, और इसके दूसरे फॉर्म में ये इधर चला जाएगा, अगर इसी के दूसरे फॉर्म में नाइट्रोजन नेगेटिव है। ठीक है, तो साइनाइड जो है, जो कि एक्चुअल में ये थी, वो इस कार्बन एटम से भी अटैक कर सकती है, इस नाइट्रोजन एटम से भी अटैक कर सकती है। ठीक है, दोनों में से इट कैन अटैक थ्रू ईदर ऑफ द एटम्स। ठीक, अगर ये वाला फॉर्म है तो यहां से अटैक करेगी, दिस इज द अटैकिंग साइट या अटैकिंग रीजन, लेट्स से अटैकिंग रीजन और अटैकिंग साइट। इस वाले फॉर्म में ये अटैकिंग साइट है। ठीक, सो वो न्यूक्लियोफाइल्स, और ये न्यूक्लियोफाइल होती है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ऐसे भी अटैक कर सकती है, ऐसे भी अटैक कर सकती है, कार्बन के थ्रू भी, नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो इस तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स को दैट कैन अटैक थ्रू ईदर ऑफ द एटम्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक, अब आपने एक और चीज पढ़ी थी 11th में कि अगर हम जैसे एल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3Cl, अगर मैं इसको सिल्वर साइनाइड से ट्रीट करता हूं तो मुझे मिलता था CH3NC आइसोसाइनाइड। वहीं अगर मैं इसी रिएक्शन को सोडियम साइनाइड से ट्रीट करूंगा तो मुझे मिलेगा साइनाइड। ठीक है, इसका हमने वहां पे रीजन दिया था कि यहां पे सिल्वर साइनाइड इस रिएक्शन में इट एग्जिस्ट प्रेडोमिनेंटली एज कोवेलेंट। ठीक है, जब कोवेलेंट होगा तो इस तरीके से है ये कंपाउंड। ठीक, तो ये यहां से जाके बॉन्ड बनाता है। जब इसके पास ऐसे अल्काइल ग्रुप आएगा, यहां से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस लोन पेयर के थ्रू ये इससे बॉन्ड बना लेता है और ये कंपाउंड बना देता है। ये बनती है आपकी आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे इस वाले में हमको साइनाइड मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि यहाँ पे सोडियम साइनाइड, यहाँ पे हमने बोला था सोडियम साइनाइड इज अ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे एग्जिस्ट करती है, तो अपने कार्बन एटम इस फॉर्म से अटैक करेगी और ये बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक दूसरा रीजन देखेंगे जो एक्चुअल में होगा बेस्ड ऑन रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक, सो दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। ठीक, ये सब ध्यान से आपको इतना आना चाहिए, अच्छे से आता ही होगा। ठीक, अब देखो कुछ न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। अब देखो रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है? देखो जैसे आपकी कोई न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक तो कर सकती है यहां से भी, यहां से भी, ठीक, लेकिन कॉमनली तो देखो अगर यहां से अटैक करेगी तो साइनाइड मिलेगा, यहां से अटैक करेगी तो आइसोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग अलग आइसोमर मिलते हैं। ठीक, लेकिन जिन केसेस में, जिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के केसेस में हमें दो आइसोमर मिल सकते हैं लेकिन मिलता एक ही है प्रेडोमिनेंटली, ठीक, उन
इस चीज को हम बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, देखो ये रीजन ही है ना। अगर आज हम एक एग्जांपल लें ऑफ न्यूक्लियोफाइल NCO, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है आपकी NCO, ठीक, इसमें हम रिजियो सेलेक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, अगर देखो ये रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड से, तो ये कॉमनली हमेशा हमको क्या देगा, RNCO, आइसोसाइनेट देगा, ये है आइसोसाइनेट। ठीक, और ये दूसरा आइसोमर जो दे सकता है, राइट, दूसरा आइसोमर जो ये दे सकता है वो होता है आइसोमेरिक साइनेट, जो ये दे सकता है वो है ROCN। ठीक, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें देखो दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला। ठीक है, तो अब ये इससे भी अटैक कर सकती है, इससे भी अटैक कर सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया तो आपको देखो या तो ये मिले, अगर ये नाइट्रोजन से अटैक करेगी तो आइसोसाइनेट मिलेगा। ठीक, ये आइसोसाइनेट है। जब ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो आपको साइनेट मिलेगा। ठीक, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आपको ये कम मिलता है या बहुत कम मिलता है। कॉमनली आपको यही मिलता है, दैट मीन्स प्रेडोमिनेंटली ये वाली न्यूक्लियोफाइल आपको आइसोसाइनेट ही देगी, प्रेडोमिनेंटली यही मिलेगा, कॉमनली आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें दो रीजन्स थे अटैक के, एक ये रीजन था और एक ये रीजन था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो रीजन्स हैं जिनके थ्रू ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकती है। ठीक है, लेकिन कॉमनली अटैक ही अपने एक ही रीजन से कर रही है, वो है नाइट्रोजन से। ठीक, तो इस तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स को जो दो साइड से अटैक करके आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकती है, लेकिन मेजरली कॉमनली आपको ये एक ही प्रोडक्ट देती है, मोस्टली आपको यही प्रोडक्ट देती है। मतलब ये अपने रीजन को सेलेक्ट कर रही है कॉमनली, इस रीजन को, नाइट्रोजन वाले एरिया को, जो ये वाला रीजन है, ये जो साइट है इसकी, उसी से सेलेक्टिवली रिएक्ट कर रही है। ठीक, तो इस देखो इस रीजन से मैं कह रहा हूं सेलेक्टिवली रिएक्ट कर रही है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। जब आपको कोई न्यूक्लियोफाइल एक से ज्यादा प्रोडक्ट देती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्यों देती है, क्योंकि ये अपने अलग अलग रीजन से रिएक्ट कर सकती है न्यूक्लियोफाइल, कार्बन से नाइट्रोजन से या नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से, लेकिन कॉमनली ये एक ही प्रोडक्ट देती है। दो दे सकती है लेकिन देती एक ही है, दैट मीन्स ये अपने किसी एक रीजन से सेलेक्टिव है रिएक्शन करने में, राइट। एक रीजन को, मतलब नाइट्रोजन को केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मोस्टली सेलेक्ट करती है, राइट, ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन को नहीं सेलेक्ट करती है। तो इस तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स जो अपने में एक पर्टिकुलर रीजन को सेलेक्ट करके केमिकल रिएक्शन देती है, सेलेक्टिव होती है, रीजन वाइज सेलेक्टिव होती है, उस चीज को हम बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है और हम इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, और आपने एक और कॉमन चीज पढ़ी थी न्यूक्लियोफाइल, जो आपने क्लास 12th में ही पढ़ी थी, ठीक है, वो थी आपकी, देखो सिल्वर, देखो नाइट्राइट NO2-, ये एक न्यूक्लियोफाइल थी, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर सकती है, ऑक्सीजन से भी, हमने पढ़ा था। अगर हम सिल्वर नाइट्राइट लेंगे तो हमको मोस्टली क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, हमें मिलेगा नाइट्रो एल्केन, ठीक है। देखिए यहां पे हमको मिलेगा नाइट्रो एल्केन, क्यों मिलेगा नाइट्रो एल्केन, अगर ये देखो CH3 से रिएक्ट करेगी,
क्योंकि यहाँ पे ये एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट और ये यहाँ से रिएक्ट करेगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये दे देगी CH3NO2। ठीक, ये आपका क्या कंपाउंड है, ये आपका नाइट्रो एल्केन। ठीक है, ये नाइट्रोजन के थ्रू रिएक्ट करी है। वहीं अगर हम सोडियम नाइट्राइट ले लें, अगर हम, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट ले लें तो आपको नाइट्राइट मिलेगी। यहाँ पे तो मिला आपको, ये है नाइट्रो एल्केन। ठीक है, और दूसरा हमें मिलता था वहाँ पे वहाँ पे हमें मिलती थी नाइट्राइट। ठीक है, देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N, पोटेशियम प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो अपने ये नेगेटिव ऑक्सीजन के थ्रू यहां पे रिएक्ट करेगी। इस तरह से यहां से तो ये लिंक हुई थी नाइट्रोजन के थ्रू, देखो, ठीक है, लेकिन यहां पे लिंक हुई है ऑक्सीजन के थ्रू। यहां पे देखो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा था, यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू, तो अलग अलग रीजन से रिएक्ट हो रही है। ठीक, इस तरीके ये एक नाइट्राइट भी एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल थी जो आपने पहले पढ़ी थी। अब हम आ जाते हैं थोड़े ऊपर के स्टैंडर्ड पे। अच्छा, एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा अबाउट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, तो यहाँ वहाँ पे आपको रिजियो सेलेक्टिविटी भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये रिजियो सेलेक्टिविटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजियो सेलेक्टिविटी, राइट, यहाँ से रिएक्ट करेगा या यहाँ से रिएक्ट करेगा, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसके। जैसे आपने क्या सॉल्वेंट ले रखा है, राइट, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट, या एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक, और दूसरा आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपकी ये रिजियो सेलेक्टिविटी डिपेंड करती है कि एल्काइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, जैसे ये अगर आपका एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगा इससे। ठीक है, अभी हम पहले और एक दो और न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम रिजियो सेलेक्टिविटी के फैक्टर्स पे जाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहली चीज आपने मेलोनिक एसिड पढ़ी है, बीएससी में पढ़ी है मेलोनिक एसिड, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ी थी। ठीक है, मेलोनिक एसिड का जो एनायंस होते हैं, ठीक है, आयंस डिराइव फ्रॉम मेलोनिक एस्टर्स, आयंस डिराइव्ड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर्स, ठीक है, मेलोनिक एसिड से जो बनते हैं, या बीटा डाइकेटून्स या बीटा कीटो एस्टर्स, ये सारे रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। ठीक, जैसे ठीक, या यहाँ पे आप CH2 की जगह यहाँ पे आप R लेंगे, इस तरह से। ठीक, अब देखो ये जो है ना, ये आयन जो है, ये आयन रिजियो सेलेक्टिव है, सॉरी, ये आयन आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे हमने यहाँ छोटी छोटी न्यूक्लियोफाइल्स देखी थी, अब ये जो आयन है जिसको डिराइव हमने मेलोनिक एस्टर या बीटा डाइकेटून या बीटा एस्टर से डिराइव किया है, इसमें देखो ये न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें नेगेटिव रीजन हो, इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, दो एटम्स पे कम से कम, दो या दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हाइब्रिड ये घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है, क्रिएटिंग मोर देन वन नेगेटिव साइड
थ्रू विच दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। ठीक, ये आपको इस तरह के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे अगर आप MSc में पेपर लिखने जा रहे हैं तो। ठीक, वो मैंने आपको पहले वाले समझाने के लिए बताए थे। देखो ये नेगेटिव चार्ज घूम के यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ आ जाएगा, तो देखो बॉन्ड सही से बनाना। ठीक, और ये जो है घूम करके यहां से यहां भी जा सकता है। ठीक, अब देखो अटैक कहां कहां से हो सकता है। अगर मैं इसमें देखूं अटैक कौन कौन सी नेगेटिव साइट्स हैं, अटैक कहां कहां से होगा। देखो यहां पे इस कार्बन एटम से अटैक हो सकता है, अगर एल्काइल ग्रुप इससे जाके रिएक्ट करेगा। ये अगर मैं यहां से हटा देता हूं इसको, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो देखो इस कार्बोकेटायन पे अगर ये हटा दो, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने आती है, यहां से भी अटैक कर सकती है, यहां से भी अटैक कर सकती है, और यहां से भी अटैक कर सकती है। ठीक, तो किस तरीके का अल्काइलेशन हो सकता है। अगर कार्बन से अटैक हो रहा है तो C अल्काइलेशन होगा। अगर कार्बन एल्काइल ग्रुप पे जाके अटैक करता है इस न्यूक्लियोफाइल का, तो उसको हम बोलते हैं C अल्काइलेशन। और अगर ऑक्सीजन अटैक करता है, चाहे ये हो चाहे ये, चाहे इस हाइब्रिड के थ्रू हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो उसको हम बोलते हैं O अल्काइलेशन। राइट, गिविंग, देखो ये अलग अलग रीजन है, एक यहां पे है एक यहां पे है। गिविंग कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, गिविंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक तो ये है। ऐसे ही एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल हम पढ़ते हैं। ठीक, एक ये आपको एग्जांपल देना है अगर एग्जाम में आता है, और इसको ठीक से समझ लेना। देखो कंपाउंड्स ऑफ द टाइप, कोई इस तरीके का कंपाउंड होगा CH3CO, राइट। यहां पे इथाइल ग्रुप भी हो सकता है कुछ भी, अगर ये आयन हमें मिलता है। ठीक, अब देखो इसमें इससे हम देखो जो इस तरीके का कंपाउंड होता है, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, यहाँ पे R भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके के कंपाउंड जो होते हैं ये बनाते हैं डाइएनाइंस। ठीक है, डाइएनाइंस मतलब जिसमें 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। कैसे बनेगा डाइएनाइन, अगर आप इसमें 2 मोल्स लें बेस के, कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेस जो होगा वो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन हटा सकता है। जब यहाँ से प्रोटॉन हटेगा, जब प्रोटॉन हटता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ऐसे जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाता, इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ जाएगा। अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इस तरीके के कंपाउंड से डाइएनाइन बनते हैं। अब उसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक, तो देखो 2 मोल्स हैं, एक हाइड्रोजन यहां से हटा देगा ये क्रिएटिंग नेगेटिव साइट, एक यहां पे बना देगा क्रिएटिंग नेगेटिव साइट। ठीक, ये है CH2। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसको अब इसमें से थोड़ा सा रिजियो सेलेक्टिविटी समझने की कोशिश करना। अब ये यहां से अटैक भी कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से अटैक करेगा, यहां से कम चांसेस हैं अटैक होने के। ठीक, क्योंकि देखो ये 2 नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये ड्यू टू रेजोनेंस, ये इस कार्बन एटम, इस ऑक्सीजन एटम पे भी जो हो सकता है और इस ऑक्सीजन एटम पे भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन तीनों एटम्स के बीच में है, इस कार्बन के और इन दोनों ऑक्सीजन के। ये कहीं पर भी हो सकता है, ये लोकलाइज्ड कम है, ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। ठीक, तो
और ये वाला देखो, ये या तो इस पे होगा या इस पे होगा, ठीक। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल कहीं अटैक करने जाती है तो ज्यादा चांसेस होंगे कि वो इस कार्बन एटम के थ्रू अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर ही नहीं है बल्कि इन दोनों पर भी हो सकता है काफी समय तक, राइट, काफी टाइम के लिए। वो यहां पे नहीं बल्कि यहां भी हो सकता है, ठीक। तो हम कहते हैं दैट ये वाला जो है इस तरीके के कंपाउंड्स में जो ज्यादा बेसिक है कार्बन एटम वो रिएक्ट करेगा। ज्यादा बेसिक ये है, ज्यादा बेसिक मतलब क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो हमने एमीन्स में पढ़ा था, एमीन्स में आपने पढ़ा था जो नेगेटिव चार्ज होता है ये जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा बेसिक होती थी एमीन, ठीक है। इसमें जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था जितना ज्यादा अवेलेबल होता था एमीन में उतनी ज्यादा बेसिक होती थी एमीन, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन दोनों में से जिस पे ज्यादा अवेलेबल है वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस पे अवेलेबल है हमेशा, इसका नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है ये दिस वन इज मोर बेसिक, दिस वन इज मोर बेसिक। तो इस तरह के कंपाउंड्स विल अटैक थ्रू इट्स मोर बेसिक साइट, मोर बेसिक साइट। ये समझ लेना ये ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा टाइम के लिए यहां पे है, ठीक, ज्यादा अवेलेबल है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है दोनों ऑक्सीजन एटम पर भी, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके के कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफाइल जो प्रोटॉन्स को रिमूव करने से मिलती हैं अटैक करेंगी थ्रू इट्स मोर बेसिक साइट, थ्रू इट्स मोर बेसिक कार्बन, राइट। लेस बेसिक कार्बन वो होगा जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, इन दोनों ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स विल अटैक थ्रू इट्स मोर बेसिक साइट और इट्स मोर बेसिक कार्बन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो दीज आर इस तरीके के कंपाउंड्स के जो आयंस हैं, इस तरीके के जो आयंस हैं दे आर रिजियो सेलेक्टिव। इसी तरीके के कंपाउंड्स को, इसी तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स को हम रिजियो सेलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो एक स्पेसिफिक रीजन से ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं अटैक के लिए, वो यहां पे स्पेसिफिक रीजन ये है, ठीक है, CH2। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं फटाफट से कुछ फैक्टर्स देखते हैं जल्दी से दैट इफेक्ट रिजियो सेलेक्टिविटी। देखो, अगर कोई रिएक्शन, एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, HSAB प्रिंसिपल पढ़ा होगा, दैट हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बॉन्ड विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू मेक बॉन्ड विद सॉफ्ट बेसिस, ठीक। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और दूसरी चीज आपकी है सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट है, राइट, कौन सा आयन है, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजियो सेलेक्टिविटी। राइट, इन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजियो सेलेक्टिविटी इन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सबसे पहले जब भी देखो SN1 रिएक्शन जब होता है, देखो जब SN1 रिएक्शन होगा तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट करने आएगी, जो कार्बोकेटायन का कार्बन होता है, ये है, जो कार्बोकेटायन का कार्बन है इसको हम हार्ड एसिड बोलते हैं,
तो हार्ड एसिड है एज पर HSAB प्रिंसिपल, ये हार्ड एसिड है तो ये हार्ड बेस से रिएक्ट करेगी। हार्ड बेस मतलब इनमें से हार्ड बेस वो होगी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। सो ये कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है जो कि एक हार्ड एसिड है, ठीक। और हार्ड एसिड हमेशा रिएक्ट करेगा हार्ड बेस से एज पर HSAB प्रिंसिपल, ठीक है। और हार्ड बेस कौन सा रीजन होता है? हार्ड बेस इज रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपर साइन मीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। दैट मीन्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी थ्रू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क होती है ना, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क है। नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके के रिएक्शंस में SN1 रिएक्शंस में अटैक होगा थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिजियो सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्टिवली न्यूक्लियोफाइल आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिएक्ट करेगी। सो रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन न्यूक्लियोफाइल, राइट। और ये कौन सा रीजन होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन न्यूक्लियोफाइल। दो एटम्स के थ्रू अटैक कर सकता है, तो इस केस में होगा ऑक्सीजन, इस केस में होगा नाइट्रोजन, अगर SN1 रिएक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये Br, ठीक। देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने आती है बैक साइड से, तो ये जो कार्बन है इसका ये सॉफ्ट एसिड होती है, सॉफ्ट एसिड। और सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करेगी। सॉफ्ट बेस का मतलब होता है दैट अगर कोई न्यूक्लियोफाइल कोई अप्रोच करेगी इसको, जैसे न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगी थ्रू इट्स सॉफ्ट बेस का मतलब है, देखो थ्रू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, it will attack through its less electronegative atom which is example अगर ये है तो इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो ये यहां से अटैक करेगी इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक। तो SN2 रिएक्शंस के केस में ये वाला रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होगी? कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर देखो रिएक्शन आपका कोई SN1 से SN2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अटैक कहां से होगा? SN1 से SN2 की तरफ जा रहा है। देखो सॉफ्ट SN2 के केस में रिएक्शन जो कार्बन होता है सॉफ्ट एसिड है आपकी, ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगा, राइट, जो कि होता है आपका सॉफ्ट बेस। सो अटैक विल बी थ्रू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिजियो सेलेक्टिवली, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। HSAB प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक। सो एक ये रीज़न है रिजियो सेलेक्टिविटी का, ठीक है, कि आपका SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, ठीक है। SN1 रिएक्शन के केस में आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से,
अटैक करेगी, ठीक है, रिजियो सेलेक्टिविटी। और अगर SN2 रिएक्शन है ये वाला, तो आपकी जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगी थ्रू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिजियो सेलेक्टिवली, ठीक। दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे आप सॉल्वेंट क्या यूज़ कर रहे हो, राइट, सॉल्वेशन ऑफ आयंस होता है, वो भी इफेक्ट करता है रिजियो सेलेक्टिविटी। और बहुत सारे केसेस में आपका स्टेरिक इफेक्ट्स, स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट करती है रिजियो सेलेक्टिविटी। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्राउडेड है, राइट, तो इसके थ्रू अटैक नहीं हो पाएगा। तो रिजियो सेलेक्टिवली आपका स्टेरिक क्राउडिंग के केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाके अटैक करेगा। ठीक, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है जो, वो है सॉल्वेंट इफेक्ट, वो हमें देखना है। उससे पहले एक छोटा सा और है, देखो एल्काइल ग्रुप ये है, ये X, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ करेगा, ठीक। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही हार्ड एसिड होगा आपका ये एल्काइल ग्रुप, हार्ड एसिड होगा आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और हमने यहाँ पे पढ़ा जो हार्ड एसिड्स होती हैं, इस वाले केस में हार्ड एसिड्स जो होती हैं वो हार्ड बेसिस से रिएक्ट करती हैं HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हार्ड एसिड्स will react with hard bases, that means through more electronegative atom, जैसे अगर NCO न्यूक्लियोफाइल है तो वो हमेशा ऑक्सीजन से जाके अटैक करेगी एल्काइल ग्रुप को, राइट, जो दूसरा एल्काइल ग्रुप जिस पे अटैक होना है, तो हमेशा O एल्काइलेशन होगा, N एल्काइलेशन नहीं होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिएक्शन होगा, ठीक। तो ये एक है, इसको ऐसे लिख लेना, HSAB प्रिंसिपल रिजियो सेलेक्टिविटी के केस में इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था रिजियो सेलेक्टिविटी, अगर मान लेते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, अगर मान लो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला, ठीक है, इसके आसपास क्राउडिंग है किसी तरह की, तो रिएक्शन कहाँ से होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी थ्रू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। और अगर किसी वजह से ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके आसपास स्टेरिक क्राउडिंग है, तो अपने ये दूसरे वाले एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगी रिजियो सेलेक्टिवली। दूसरा है सॉल्वेंट इफेक्ट्स। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में अगर मान लिया जाता है हम कोई सोडियम साइनाइड ले लें, ठीक, और सॉल्वेंट जो है हमारा सोडियम साइनाइड ले लें, और हमारा जो सॉल्वेंट है ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो, प्रोटॉन्स हों, ठीक है। जब प्रोटॉन्स होंगे तो मान लो कोई भी ये वाली साइन, चाहे ये है, ठीक, चाहे आपका NO2 है, ठीक, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में जो आपका हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बना लेता है किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो हाइड्रोजन इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा अपना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। तो यहां पे तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अटैक कहां से होगा, थ्रू दीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, राइट। अटैक होगा आपका, देखो अटैक होगा आपका थ्रू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिजियो सेलेक्टिवली, ठीक।
क्योंकि यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्री नहीं है, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, क्योंकि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। पोलर प्रोटिक मतलब प्रोटॉन जिसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक। सो इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, attack is through less electronegative atom। तो वहीं अगर मैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं होते, तो वहां पे आपका जो अटैक होगा तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक। तो आपका अटैक जो होगा वो होगा थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जिसमें प्रोटॉन नहीं होंगे। प्रोटॉन नहीं होंगे तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्री होगा टू अटैक, ठीक। तो उस केस में आपका अटैक होगा थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। ठीक, और इसको हम एक और वर्ड भी यूज करते थे, सॉल्वेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये क्या कर रही है, ये इन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जैसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनको सराउंड कर ले रही है एक तरीके से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या उनको सॉल्वेट कर ले रही है, ठीक है। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अटैक इज थ्रू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट्स। सॉल्वेशन से क्या हो रहा है, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट इज बेटर सॉल्वेटेड, राइट, ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ध्यान में रखना, ठीक है। प्रोटिक्स बस इतना ध्यान में रखना आपको, प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हाइड्रोजन है, और हमें पता है जहां हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास पास आ जाते हैं वहां बॉन्ड बन जाता है। तो आपका जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो तो बिजी हो जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने में, सॉल्वेट हो जाएगा, चारों तरफ से घिर जाएगा। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगी तो ये वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्वेटेड है, ये अटैक करने के इसके लेस चांसेस होंगे, रिजियो सेलेक्टिविटी, इस रीजन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड से अटैक करने के कम चांसेस होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर मैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूं, राइट, इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है, पोलर ए प्रोटिक मतलब जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है, तो उनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट। दैट मीन्स जो आपका उसमें सॉल्वेशन नहीं होगा, राइट, सॉल्वेशन नहीं होगा, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा फ्री होगा टू अटैक थ्रू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट नीदर एटम, देखो न्यूक्लियोफाइल का कोई भी एटम सॉल्वेटेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स में बस ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की वजह से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के केस में हाइड्रोजन एटम की वजह से आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सॉल्वेट हो गया था, सराउंड हो गया था, राइट, सॉल्वेंट से, तो लेस अवेलेबल था। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेशन नहीं होता है, राइट, नीदर एटम इज सॉल्वेटेड, राइट। और अपने पॉजिटिव काउंटर आयन से उसका जो, देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर ये है तो इसके पास एक पॉजिटिव काउंटर आयन भी तो होगा, ठीक। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल जितनी ज्यादा फ्री होगी, राइट, उतना ही हाई चांसेस होंगे कि अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगी। अब नीदर एटम इज सॉल्वेटेड, राइट,
नीदर एटम इज सॉल्वेटेड फॉर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स जो क्या होते हैं, नेगेटिव काउंटर आयन होते हैं इसमें, ठीक है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है आपका, पॉजिटिव आयंस आर बेटर सॉल्वेटेड, पॉजिटिव आयंस आर बेटर सॉल्वेटेड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन तो आपका जैसे ये है तो ये तो सराउंडेड रहेगा इन केस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, इन केस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पॉजिटिव आयंस तो घिरा हुआ रहेगा, और जो इसका जो नेगेटिव आयन होगा ये क्या होगा, दिस इज फ्री टू अटैक। और जो ये फ्री होगा तो मोस्टली अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट चेंज कर देता हूं, पोलर प्रोटिक से एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूं जिसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं, तो वहां पे आपकी न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगी, थ्रू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा फ्री है। न्यूक्लियोफाइल जितनी फ्री होती है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करेगी, क्योंकि उसमें दूसरी एक चीज़ तो ये है कि ये सॉल्वेटेड नहीं है, दूसरी चीज़ ये है जो इसका ये पॉजिटिव काउंटर आयन है ये भी इससे एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव काउंटर आयन भी मैंने कहा ये सॉल्वेटेड रहता है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये भी सॉल्वेटेड है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा फ्री है, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये पॉजिटिव काउंटर आयन भी इसका सॉल्वेटेड है, तो थोड़ा इससे दूर है, तो ये ज़्यादा फ्री है। तो इस केस में अटैक होगा थ्रू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही अगर मैं क्राउन ईथर ले लेता हूं, जैसे हमने पीछे पढ़े थे क्राउन ईथर, तो वो ये जो आपका पॉजिटिव आयंस है, अगर पोटेशियम है तो उसको सराउंड कर लेता है, ठीक है। उसको सराउंड कर लेगा तो आपकी न्यूक्लियोफाइल ज्यादा फ्रीली अवेलेबल होगी टू अटैक थ्रू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। तो अगर आपके पास जो पॉजिटिव काउंटर आयन है वो पोटेशियम है, राइट, दैट विल फेवर अटैक थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि पोटेशियम इजीली लीव कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कैटायन चेंज करते हो, लिथियम से सोडियम, इस डायरेक्शन में जैसे जाओगे आप कैटायन चूज करने, तो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ऐसे वाले, ये वाला केस, तो वहां पे आपका जो अटैक होगा वो थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये पॉजिटिव आयन होता है वो देखो, ये पोटेशियम है, जैसे ये इजीली लीव कर जाएगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये पॉजिटिव आयन जो होगा ये बेटर सॉल्वेटेड होता है, राइट, और इसको फ्री रखता है, ठीक। तो अगर आप लिथियम लेते हो तो वो उसका सॉल्वेशन कम होता है, ठीक, तो ये इजीली लीव नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे आप लिथियम से सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाओगे तो पोटेशियम इज बेटर सॉल्वेटेड। क्राउन ईथर में भी आपने देखा है, क्राउन ईथर के बीच में आपने देखा था ना पोटेशियम आयन था, तो वो उसको हमेशा सराउंड करके रखेगा क्राउन ईथर, राइट, और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अवेलेबल रहेगी टू अटैक, ठीक, ज्यादा फ्री रहेगी। और जब भी न्यूक्लियोफाइल फ्री होती है तो रिजियो सेलेक्टिविटी अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैक करती है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर।